हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारत के साथ फिर सीमा विवाद बढ़ा रहा है नेपाल। विवादित नक्शे के साथ छापेगा नोट। दोस्तों जल्द ही होंगे मार्केट में, बताएंगे। भारत को टेंशन देने की तैयारी में है नेपाल। उसके बाद अब भारत का क्या रहने वाला है रिएक्शन, सबसे पहले बताएंगे तो वहीं बताएंगे। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है चाइना। जमात इस्लामी पार्टी से मिले चीनी राजदूत। इतना ही नहीं दोस्तों, एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि कतर में पाकिस्तानी और अमेरिकी अफसरों से मिले थे बांग्लादेशी छात्र आंदोलन के नेता। आईएसआई पर थी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बताएंगे आखिर क्या गुल खिलाया था इन्होंने कि शेख हसीना की पार्टी का सफाया ही कर दिया। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिंगापुर में राखी बांधकर हुआ स्वागत। मोदी जी ढोल बजाकर बढ़ाया भारतीय समुदायों का जोश। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत के साथ फिर सीमा विवाद बढ़ा रहा नेपाल। विवादित नक्शे के साथ छापेगा नोट, जल्द उतारेगा इनको मार्केट में। बता दें नेपाल और भारत के बीच सीमा से जुड़ा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। इस सीमा विवाद को एक बार फिर नेपाल ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। आखिर है तो ओली की ही सरकार। मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल का केंद्रीय बैंक एक साल के अंदर अपडेट नक्शे वाले बैंक नोट छापने की तैयारी कर रहा है। इसमें भारत के साथ के विवादित इलाके भी शामिल है। नेपाल खबर.com की रिपोर्ट में बैंक के संयुक्त प्रवक्ता दिलीराम पोखरेल के हवाले से कहा गया कि नेपाल राष्ट्र बैंक ने पहले ही नए नक्शे के साथ बैंक नोट छापने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। नए नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल है। पोखरेल ने कहा कि बैंक नोटों की छपाई 6 महीने से 1 साल में पूरी हो जाएगी। इस रिपोर्ट को लेकर बैंक के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी नहीं की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में नेपाल की कैबिनेट ने 3 मई को फैसला लिया था कि विवाद क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाने वाले मानचित्र को नए बैंक नोट पर छापा जाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि टेंडर के बाद छपाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही ये बाजार में आ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली नोट इंडोनेशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अन्य देशों में छापे जा रहे हैं। बैंक शुरुआत में 100 रुपए का नोट छापेगा। बैंक ने ये नहीं बताया कि नए नक्शे वाले कितने नोट बाजार में आएंगे। हालांकि अगर ऐसा होता है दोस्तों तो वाकई में ये मान लिया जाएगा कि ओली की सरकार भारत के साथ मधुर रिश्ते नहीं चाहती है, क्योंकि निरंतर वो भारतीय इलाकों पर दावा करता आया है। जब भी ओली की सरकार रही है, भारतीय इलाकों पर दावा का जो मंजर है दोस्तों दोबारा से जिंदा होता हुआ नजर आता है। साल 2020 में नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार ने मई में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को अपना हिस्सा बताते हुए नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था। नेपाल की संसद ने इसका समर्थन किया था। भारत की ओर से इसको लेकर आपत्ति भी जताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद सभी आधिकारिक दस्तावेजों में इस्तेमाल किए गए पुराने नक्शे को नए नक्शे से बदल दिया गया। भारत का कहना है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसके हिस्से के क्षेत्र है नेपाल की। भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर की सीमा लगती है। वैसे में नेपाल का भारतीय क्षेत्रों पर दावा करना और नोट जारी करना उन क्षेत्रों के साथ, जबकि इन क्षेत्रों को लेकर कोई भी चीजें नेपाल ने क्लियर नहीं की, उसके बावजूद भी अपने आप ही हक जताने लगा। इस पर भारत का रिएक्शन वाकई में दोस्तों देखने लायक होगा। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय होने वाली और क्या जवाब देना चाहते हैं आप नेपाल को, कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, बंगाल में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा चाइना। जमात इस्लामी पार्टी से मिले चीनी राजदूत। दोस्तों बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अब चीन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। खबरें हैं कि चीन बांग्लादेश में भारत विरोधी संगठनों से मुलाकात कर रहा है। चीन बांग्लादेश की नई सरकार और इस्लामिक दलों से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए बुरी खबर है। सोमवार को चीनी राजदूत याओ वेन ढाका में जमात इस्लामी बांग्लादेश पार्टी के ऑफिस पहुंचे। यहाँ उन्होंने पार्टी की प्रशंसा भी की। चीनी राजदूत ने कहा कि जमात इस्लामी एक सुसंगठित पार्टी है। बता दें कि जमात इस्लामी बांग्लादेश में भारत का विरोध करती है। इस पर शेख हसीना सरकार ने बैन लगा दिया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। चीन शेख हसीना की सरकार के दौरान भी चीन भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से भी चीन ने अपने गहरे संबंध बनाए थे। अब चीन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार और जमात इस्लामी जैसे संगठनों से दोस्ती कर रहा है। ये पूरा घटनाक्रम भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जमात इस्लामी पार्टी भी बांग्लादेश में भारत के प्रभाव से चिढ़ती रही है। चीन के समर्थन से अगर ये पार्टी सत्ता में आती है तो बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो भारत के साथ आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दे के खिलाफ रहे। नई सरकार में चीन बांग्लादेश में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को गति दे सकता है ताकि भारत का प्रभाव कम हो सके। हालांकि डेली स्टार की रिपोर्ट में बताया गया है कि अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा था कि जून में भारत के साथ हुए समझौते अगर राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं हुए तो उन पर पुनर्विचार किया जाएगा। ये सभी समझौते 22 जून को शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान हुए थे। वाकई में दोस्तों भारत को घेरने की पूरी साजिश में लगा हुआ है ये चाइना। एक तरफ पाकिस्तान को अपना दोस्त
बना चुका है और खुद के साथ तो भारत की अनबन है ही, भारत के साथ हमेशा झड़प की कोशिश में लगा ही रहता। लेकिन एक बांग्ला ही ऐसा देश बचा था जो भारत समर्थक माना जाता था, जिसने चीन और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा कर रखा था दोस्तों। लेकिन अगर चीन के मुताबिक चीजें होती हैं तो वो दीवार भी खत्म हो जाएगी, जो भारत के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि हर पड़ोसी पर चीन अपना आधिपत्य जमा लेगा और ये कहीं ना कहीं भारत को बड़ा झटका दे सकती है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर नई खबर को पाने के लिए और ऐसी खबरों को पाने के लिए जो आपके लिए बड़ी ही मीन करती है और आपको कोई और नहीं बताएगा हमारे अलावा। तो वही बता दें, इतना ही नहीं, कतर में पाकिस्तानी और अमेरिकी अफसरों से मिले थे बांग्लादेशी छात्र आंदोलन के नेता। ISI पर थी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जिसका हुआ है बड़ा खुलासा। बता दें, बांग्लादेश में बीते कुछ समय से बड़े सियासी उलटफेर देखने को मिले हैं, आप सभी जानते ही हैं। जून जुलाई में देश की राजधानी ढाका और कई शहरों में आरक्षण के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन शुरू हुए थे और इन आंदोलनों के बहुत तेजी से फैलने और हिंसक होने के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना की प्रधानमंत्री पद और देश छोड़ना पड़ गया। अब ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है जो कहती है कि बांग्लादेश में बीते साल से ही शेख हसीना को अस्थिर यानी अनस्टेबल करने की कोशिश हो रही थी और इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के लोग शामिल थे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क ने बांग्लादेश के भीतर और बाहर से मिली सूचनाओं के विभिन्न पहलुओं को जोड़कर पाया है कि बांग्लादेशी छात्र संगठनों के कोऑर्डिनेटर बने कुछ छात्रों ने एक साल में कई दफा लगातार पाकिस्तान, दुबई और कतर का दौरा किया। रिपोर्ट दावा करती है कि यहाँ इन छात्र नेताओं की मुलाकातें पाकिस्तान और अमेरिका के खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों से हुई। इन्हीं छात्रों के नेतृत्व में इस साल बांग्लादेश में आंदोलन भड़का और ये लोग सरकार को बदल देने में कामयाब रहे। जी हाँ दोस्तों, वही बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिंगापुर में राखी बांधकर स्वागत। मोदी जी ने ढोल बजाकर बढ़ाया भारतीय समुदायों का जोश। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के बाद सिंगापुर पहुंच गए हैं। दोस्तों, पीएम मोदी 6 साल बाद सिंगापुर पहुंचे हैं। उनका ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब सिंगापुर में सरकार बदल गई है और लॉरेंस वोंग ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली है। पीएम मोदी जी का सिंगापुर का दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जरूरी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रुनेई के प्रधानमंत्री और सुल्तान हाजी हसनल बोलकैया से मुलाकात की थी। दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी जी सिंगापुर के अपने होटल पहुंचे, वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। भारतीय मूल की महिलाओं ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी। ऐसे में भारत के लिए क्यों अहम है सिंगापुर, बता दें, मौजूदा समय में भारत का पूरा जोर एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर है। भारत ने इन पॉलिसी की शुरुआत नवंबर 2014 में 12वें आसियान भारत शिखर समिट के दौरान शुरू की थी। इस पॉलिसी का उद्देश्य हिंद महासागर में बढ़ रही समुद्री क्षमता का मुकाबला करना और साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें ये भी कि मोदी जी के सिंगापुर पहुंचने से पहले ही भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल सिंगापुर की ग्लोबल रियल एसेट मैनेजर कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट ने बुधवार को कहा कि उसका टारगेट भारत के मैनेजमेंट के तहत अपने फंड को 2028 तक 7.4 बिलियन सिंगापुर डॉलर, बोले तो लगभग 45,000 करोड़ रुपए से दुगना से ज्यादा करने का है। दोस्तों, वाकई में मोदी जी लैंड भी नहीं किए थे सिंगापुर की, यह बड़ी खुशखबरी भारत के लिए आ गया। इसे ही कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की ताकत और भारत का लगातार पावरफुल बनना। तो वहीं आपको बता दें, मोदी जी ने ब्रुनेई के सुल्तान हसन बोलकिया से मुलाकात के बाद जल्द शुरू होगी दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट का कर दिया वादा। दोस्तों, यानी कि इन दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू की जाएगी। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने का बहुत बड़ा यह कदम उठाया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से नामांकन किया है। बड़गाम से भी लड़ सकते हैं चुनाव। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच ये खबर मिली है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से नामांकन कर दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि वो बड़गाम विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उमर अब्दुल्ला अपना नामांकन पत्र भरने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बेहद भावुक हो गए। उन्होंने अपने सिर से अपनी टोपी उतारकर लोगों से वोट देने की अपील की। उमर ने लोगों से कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि चुनाव में मेरी इज्जत की हिफाजत करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने गांदरबल से नामांकन पर्चा भर दिया है। आइए इस बारे में बात ना करें कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। गांदरबल के लोगों ने मुझे 3 बार संसद सदस्य और 1 बार विधायक के रूप में चुना है। मैंने इशफाक जब्बार के लिए अपनी सीट सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि मैंने उनसे ऐसा करने का वादा किया था और फिर वो विधायक बन गए, लेकिन उन्होंने गांदरबल के लोगों को धोखा दिया। आज हम गांदरबल के विकास के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वही बता दें, अमेरिका ने कसी नकेल तो अफ्रीकी देशों को फंसाने में जुटा चाइना। जिनपिंग ने बुलाई महा बैठक। जी हां दोस्तों, क्या है ड्रैगन का महाप्लान, बता दें। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से बढ़ते दबाव के बीच चीन ने अफ्रीका के दर्जनों देशों की एक अहम बैठक आयोजित की है। इसमें अफ्रीकी देशों का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेने के लिए बीजिंग पहुंचा। चीन अफ्रीका सम्मेलन अगले 3 दिन तक चलेगा। चीन इस बैठक के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भले ही सुस्त होती अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देशों के साथ चल रहे तनाव की वजह
से परेशान है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का बड़ा पार्टनर बना रहेगा चीन पहुंचने। इन अफ्रीकी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। चीनी अधिकारियों का दावा है कि ये बैठक हाल के दिनों में हुआ सबसे बड़ा राजनयिक जुटान है। साल 2018 के बाद ये चीन और अफ्रीकी देशों के नेताओं के बीच पहली ऐसी बड़ी बैठक है। अफ्रीका महाद्वीप वही इलाका है जहां पर चीन ने अपना एकमात्र घोषित सैन्य अड्डा बना रखा है। ये चीनी सैन्य अड्डा जिबूती में है। तो वहीं आपको बता दें, सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को बताया राजीव गांधी से भी अच्छा विचारक, कहा उनमें प्रधानमंत्री बनने के गुण है, वैल्यूज हैं। जी हाँ, भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को अपने पिता राजीव गांधी से अच्छा रणनीतिकार और विचारक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता भारत के विचार के संरक्षक हैं। राहुल गांधी में भविष्य के प्रधानमंत्री के सभी गुण हैं। पित्रोदा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर भाजपा की ओर से किए गए हमले को फर्जी करार दिया है। पित्रोदा ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर कहा कि वो आधिकारिक क्षमता के तहत अमेरिका नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनको व्यक्तिगत स्तर पर कैपिटल हिल में कुछ लोगों से बातचीत करनी है। वो थिंक टैंक के लोगों से मिलेंगे और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में भी बातचीत करेंगे। पित्रोदा ने कहा कि उन्होंने राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और एचडी देवेगौड़ा जैसे कई प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और राजीव के बीच ये अंतर है कि राहुल गांधी कहीं अधिक बौद्धिक विचारक हैं और राजीव थोड़ा अधिक काम करने वाले थे। उनका डीएनए एक जैसा है, उनकी चिंताएं एक जैसी हैं। वो वास्तव में बेहतर भारत बनाने में विश्वास रखते हैं। उनकी कोई बड़ी व्यक्तिगत जरूरतें भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों, सैम पित्रोदा के इस बयान पर आपकी क्या राय होने वाली है, तो वहीं आपको बता दें, उत्तर कोरिया का तानाशाह बाढ़ से 4000 लोगों की मौत पर भड़का, 30 अधिकारियों को फांसी पर लटका दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही किम जोंग उनको तानाशाह नहीं कहा जाता, जरूर वो तानाशाही वाले हरकतें करते हैं, इसीलिए उनको ऐसा कहा जाता है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किसी भी गलती या लापरवाही को सहन नहीं कर सकता है। इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। दरअसल हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से देश बुरी तरह हिल गया है। इस बाढ़ को रोक पाने में नाकाम रहने के कारण सुप्रीम नेता किम जोंग उन भड़क गए और 30 अधिकारियों को फांसी की सजा दे दी। हालांकि इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले भी दर्ज थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विनाशकारी बाढ़ ने चागांग प्रांत के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। इसमें 4000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई लोग मारे गए थे। तानाशाह किम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। तो वहीं आपको बता दें, इजरायली सेना के हाथ लगी हमास सुरंग की हैंडबुक, भीतर चलती थी ट्रेन। आईडीएफ ने किया सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, इजरायली रक्षा बल ने गाजा में हमास सुरंग के भीतर से रेलवे ट्रैक को खोजा है। आईडीएफ ने मंगलवार को दावा किया कि उसके सैनिकों को उत्तरी गाजा में सुरंग के भीतर रेलवे ट्रैक मिले हैं। आईडीएफ ने बताया कि उनकी इंजीनियरिंग यूनिट और गाजा ब्रिगेड ने सुरंग का पता लगाने के बाद उनको तबाह कर दिया। युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली सैनिक लगातार सुरंगों का पता लगा रहे हैं। इजराइल का मानना है कि गाजा के अंदर हमास ने सुरंगों का पूरा जाल बिछा दिया है, जो युद्ध में हमास के लिए काफी मददगार साबित हुए हैं। तो वहीं बता दें, बड़ी खबर, जेलेंस्की की कैबिनेट में बड़ा भूचाल। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा ने दे दिया इस्तीफा। दोस्तों, इतना ही नहीं, 5 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बीच मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की योजना चल रही है। इस बीच कई मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संसद के अध्यक्ष ने यह जानकारी दी। संसद के अध्यक्ष रुसलान स्टेफानचुक ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि कुलेबा के इस्तीफे के अनुरोध पर सांसदों की अगली पूर्ण बैठक में चर्चा की जाएगी। 2 साल से चल रहे रूस के साथ युद्ध में यह यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा झटका है। कुलेबा के अलावा अन्य 4 मंत्रियों ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। दोस्तों, चारों मंत्रियों के इस्तीफे की पेशकश पर सरकार की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या इनमें से किसी मंत्री को अन्य वरिष्ठ पदों पर तैनात किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव मुलाकात के बाद अब लालू कर रहे बैठक। मोदी को चुनाव लगाने की तैयारी में बिहार का सीएम। बता दें, मंगलवार को बिहार में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली। दरअसल नीतीश कुमार और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई है। इसके एक दिन बाद ही सिंगापुर से अपने स्वास्थ्य की जांच कराकर लौटे लालू यादव ने राजद यानी आरजेडी के सभी विधायकों, विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है। इन सब के बाद इस बात की हलचल तेज हो गई है कि क्या बिहार में नई पटकथा लिखी जा रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में मुलाकात हुई। उनकी यह मुलाकात अचानक नहीं हुई, बल्कि पहले से तय थी। सूचना आयुक्त के पद पर होने वाली नियुक्ति के लिए दोनों नेता मिले, क्योंकि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी में सीएम, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात ने बिहार में सियासी हलचल पैदा खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ अब लालू यादव ने विधायक एमएलसी की बैठक बुला ली है। आरजेडी की तरफ से बैठक के बारे में सूचित किया गया है कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए यह बैठक बुलाया गया है। 10 सितंबर से बिहार में आभार यात्रा शुरू करने जा रहे तेजस्वी यादव को सफल बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों, क्या बहुत बड़ा खेला फिर से होने वाला है बिहार में। और अगर बिहार में खेला होता है दोस्तों, तो ये भी तय है कि केंद्र सरकार पर भी ये आंच आ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के ही हाथ में अब सब कुछ है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या फिर एक बार नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी प्रेडिक्शन फेल हो सकता
सकता है, कुछ भी कहना गलत साबित हो सकता है। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता। और जितना ज्यादा आज हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर किसी को ये रियलिटीज पता चल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।